हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड दुनिया भर में इसलिए देखा जा रहा है कि इस वक्त हम पिछले 10 महीने से खास तौर पर इजराइल फिलिस्तीन जंग की रेगुलर, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना जैसे ट्रैफिक में कहा जाता है बम्पर टू बम्पर, तकरीबन हर घंटे की हम खबरें फॉलो करते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ-साथ हम कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकातें कराते हैं, ताकि जो कुछ आपको दूसरे सोर्सेज़ से नहीं मिल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन भी आप तक एनालिसिस और तज्ज़िये के साथ आप तक पहुँचे। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब, जो प्रेज़िडेंट रह चुके हैं ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के भी, और वो एक क्रिश्चियन लीडर के तौर पर भी जाने जाते हैं और एक लंबे अरसे तक जो पत्रकारिता की है उसमें विदेशों में फॉरेन जर्नलिस्ट के तौर पर काम किया है, कई जंगें कवर की हैं। तो सोशल फैब्रिक और पॉलिटिकल चीजें जो हैं और डिफेंस की और फौजी बहुत सी चीजें आपको मालूम है, तजुर्बा बहुत लंबा है। जॉन दयाल साहब, मैं सीधे आपसे सवाल करना चाहता हूं कि इस वक्त जो इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद कतर में जो बातचीत शुरू हो रही है, वो कोई उम्मीद की किरण है या अब भी धोखेबाजी का एक और मरहला है जिसमें हम देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है? देखिए, बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है पूरी दुनिया के लिए, गाज़ा के लिए तो है ही। क्योंकि अगर ये जंग फैलती है, तो हम सबों के लिए, चाहे गाज़ा से हम कितने भी दूर बैठे हुए हों, चाहे हम प्रो इज़राइली हो या प्रो पैलेस्टीनियन हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, हम सब के लिए बहुत बुरी खबर होगी। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 में दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी, कहने की, सोचने की भी हिम्मत नहीं होती है। तो ये जो टॉक्स हो रही है कतार में, धोखा भी है मगर उम्मीद भी है। क्योंकि धोखा ये है कि अमेरिका का जो रुक रहा है पिछले 10 महीने में, शांति की बात भी करते हैं, इज़राइल को हर 15 दिन बाद $3 बिलियन तकरीबन दे देते हैं, ताकि वो हथियार यूरोप से खरीदे, अमेरिका से खरीदे, हिंदुस्तान से खरीदे और देशों से खरीदे। क्योंकि इज़राइल के हथियार इलेक्ट्रॉनिक तो हैं, मगर जो तोप बंदूक के जो बड़े हथियार हैं वहाँ पे नहीं बनते हैं, अमेरिका से खरीदे जाते हैं ज़्यादातर। तो ये जो इसके बीच में, इसको आप दोगली चाल भी कह सकते हैं। इसके बीच में, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रेस चल रही है, इलेक्शन हो रहा है। पैलेस्टीन बहुत बड़ा मुद्दा तो नहीं है, मगर मुद्दा है। यहूदी लॉबी भी है, मगर जैसे हमने पिछले 6 महीने में देखा, स्टूडेंट्स में, ब्लैक्स में, हिस्पैनिक्स में बहुत हमदर्दी है गाज़ा के लिए। जितनी भी इमेजेस आती हैं, उससे हमदर्दी बढ़ती है, कम नहीं होती है। महिलाओं में बहुत ज़्यादा हमदर्दी है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए अमेरिका चाहता तो पीस है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जो उनके अल्टरनेट मीडिया है, अमेरिका के अंदर प्रो इज़राइली मीडिया है, प्रो पैलेस्टीनियन मीडिया है, इन सबों को देखते हुए ओवरऑल कहा जा सकता है कि अमेरिका का जो डेमोक्रेटिक तकमा है, अमेरिका का जो नॉन व्हाइट, नॉन यहूदी है जो पॉपुलेशन, वो गाज़ा में इमीडिएट शांति चाहते हैं। गाज़िन्स के लिए, पैलेस्टीनियंस के लिए काफ़ी हमदर्दी रखते हैं और रूहानी भी रखते हैं और फिज़िकल। अगर अगर आज हम कहें कि उनसे पैसे माँगे जाएँ, तो यकीनन मेरा ख़्याल है जितना अमेरिका ऑफ़िशियल तौर पर दे रहा है $3 बिलियन महीने के आस-पास, उतने मेरा ख़्याल है जनता से भी मिल जाएँगे अगर कोई अपील करे तो। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर्स, पैरेलल मीडिया मैंने आपको बताया, यूट्यूब्स पर, इवनिंग प्रोग्राम्स में, सीएनएन को छोड़ के और फॉक्स को छोड़ के, बहुत बड़ी हमदर्दी है। दूसरी बात है कि ओवरऑल दोगली को मान भी लें, तो देखा जा सकता है कि बाइडेन चाहता है, और उसमें मैं उसकी बात समझ सकता हूँ कि क्यों चाहता है, कि जब भी पीस टॉक्स खत्म हो, जब पीस हो, तो इज़राइल जितनी एडवांटेजेस पोज़ीशन में रह सकता है, रहे।
क्योंकि वो इज़राइल की सिक्योरिटी पोजीशन को और अपनी सिक्योरिटी पोजीशंस को गाज़ा के बाहर भी देखता है। वो चाहेगा, जिसकी कतर में फिलिस्तीनियों ने बहुत मुखालफत की है, वो चाहेगा कि इज़राइल की फ़ौज गाज़ा और इजिप्ट के बॉर्डर पर रहे, क्योंकि वो रास्ता है, उस पे रहने से इज़राइली इजिप्ट के ऊपर भी प्रेशर बढ़ा सकते हैं और गाज़ा से रसद आना-जाना जब मर्ज़ी आए रोक सकते हैं। समुद्र के की भी अब अच्छी तरह हिफाज़त कर सकते हैं। अमेरिका यही चाहेगा। अमेरिका ये भी चाहेगा कि सुरंगें जो हैं, डीमिलिटराइज़ेशन ऑफ गाज़ा कितना हो सकता है। हालाँकि ये मैंने पहले भी कहा है कि गाज़ा में हमास को आज की तारीख में लोगों से अलग करके देखना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, जो भी करना माँगता है। सुरंगों की बात नहीं है, बारूदों की बात नहीं है, बैरक्स की बात नहीं है। हमास सब जगह है, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि वो अब जो भी जवान लड़का है, उसके अंदर वो बसा हुआ है, इतनी तबाही देखने के बाद। तो ये तो चाहेगा अमेरिका। मगर ये जो नया ईरान ने जो छोड़ी है, उसमें जो वॉर के जो 2-3 बड़े-बड़े एक तरीके से हिस्से होते हैं या तरीके होते हैं जो हिस्टोरिक। एक तो है कि आपने प्रीएम्प्टिव बम फोड़ दिया। जैसे हमास ने रॉकेट अटैक कर दिया था, प्रीएम्प्टिव, कि देखते हैं इज़राइल क्या करता है। दूसरा जो इज़राइल ने किया कि आपके ऊपर किसी ने अटैक किया और उसका बदला ले रहे हैं। तीसरा है कि आप ना बदला ले रहे हैं, ना प्रीएम्प्टिव कर रहे हैं, अपने मुट्ठी बंद रखे हुए हैं, जो ईरान किए हुए है। मुट्ठी में सबों को पता है कि धमकी तो है ईरान की, मुट्ठी क्यों बंद की हुई है कि इज़राइल से बदला तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों या कल रात को भी ले सकता है। ये जो उसने डरा रखा है, मैं अभी और इज़राइल के अंदर की खबरें सुन रहा था, कि एपी की कॉरेस्पॉन्डेंट इक्का-दुक्का है वहाँ पर, कि गाज़ा में तो कोई भी फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट इज़राइल अलाउ नहीं करता है। मगर तेल अवीव में और गाज़ा के पास जितने नज़दीक आ सकते हैं, वो जो कह रहे हैं, उनका वर्ड्स एग्ज़ैक्ट वर्ड है कि इज़राइल पैनिक में है। इज़राइल की सरकार और इज़राइल के लोग पैनिक में हैं, मगर उनको जैसे हौवा एक है बना हुआ, कब होगा, आज होगा, कल होगा, अगले मिनट होगा। तो जब ये हौवा एकदम आ जाता है, पैनिक सिचुएशन है, तो इज़राइल का जो मोराल है, उसके अंदर की जो ताकत है डर हटाने की, वो कम होता है। आपने आपने देख ही लिया पिछले हफ्ते डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर में तू-तू मैं-मैं हो गई। ऐसी अगर कहीं और होती, तो डिफेंस मिनिस्टर को इंस्टेंटली सैक कर दिया जाता। मगर कोalition पॉलिटिक्स के अंदर रहते हुए नेतानियों की हिम्मत नहीं होगी कि वो करे, क्योंकि फौज भी फिर कुछ बलवा कर सकती है। तो ये जो ओवरऑल है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में इज़राइल को ईरान ने मात दे दी है। अब वो जो भी करेगा एक तरीके से एंटी क्लाइमेक्स ही होगा। जब पस्त कर दिया, पसीना निकलवा दिया, इसके आगे क्या होगा? इसके आगे क्या बम फटेगा, 2-4 लोग मर जाएँगे या 20-50 लोग मर जाएँगे। ये जो उसको डराने का जो था, वो तो पूरी तरह से कर ही दिया है। हुँ। अभी बाइडेन जो कह रहा है कि हम, और अभी फिर आया, आज फिर उसने बोला है कि हम बहुत नज़दीक हैं, एक जो हमारे शुरू से हम आ रहे थे, बढ़ते जा रहे हैं, कंसेशन दे रहे हैं, दूसरे की बात सुन रहे हैं। आज की तारीख में हम एग्रीमेंट के इतने करीब है जितने पहले कभी नहीं थे। बाइडेन कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, मगर जनवरी तक राष्ट्रपति हैं वो, हुँ, कमांडर इन चीफ हैं वो, सर्वे सर्वा हैं सब जगह के। तो उनकी बात को हमको डिसमिस भी नहीं करना चाहिए, हम चाहे उनको चाहें या ना चाहें, वो बात कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की हैसियत से। और अगर वो कह रहे हैं कि हम बात के नज़दीक हैं, तो कुछ सच्चाई होगी। वो ये भी कह रहे हैं कि हमने दोनों तरफ की जो डिमांड्स हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं किया है, और इसमें हमास की डिमांड्स बहुत क्लियर है, और उसने पिछले कतार में भी और जगह भी अपनी डिमांड्स को रखा है। उसमें 2-3 बातें साफ हैं। फौज को आप इजिप्ट बॉर्डर से हटाइए, सारे बंदी जो आपने बना रखे हैं, सारे बंदी। और हमको अभी तक तो हम 40,000 से ज़्यादा जिनका इंतकाल हो गया है, उनकी बात कर रहे हैं। कितने हज़ार, कितने 100, हम नंबर ही जानते नहीं है, तो क्या कहें कि सैकड़ों हैं या हज़ारों हैं, जो कि इज़राइल की कैद में हैं। जो बंदी जिनको हॉस्टेज कहते हैं,
वो अलग है, मगर इसराइल की कैद में भी फिलिस्तीनी बहुत तादाद में है। और हमास कह रहा है कि ये सिर्फ हॉस्टेज की बात नहीं है, सारों को छोड़ेगा। हम्म, तो ये जो उसकी 2-3 मेन डिमांड्स है, उसके बाद की डिमांड्स हैं, और जो अनस्पोकन डिमांड्स हैं कि ये आपने बम तो मार के पूरा तबाह कर दिया है, इसको दोबारा कौन चलाएगा, हम्म, अस्पताल दोबारा कौन सा खोलेगा, मकान कौन बनाएगा, स्कूल कौन खोलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह हो ही गया एक तरीके से ना, मनोबल नहीं टूटा है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बम फटेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो जाएगा। उसको दोबारा रिबिल्डिंग ऑफ गाजा पीस टॉक्स का एक बहुत अहम बात है, उसको आप हर रोज दोहराएं या ना दोहराएं, मगर रीबिल्डिंग ऑफ गाजा एकदम ऑन द कार्ड्स, और सबसे बड़ी बात एक तरीके से कह सकते हैं। दूसरी बात है, अब ये जो परसों तरसों हुआ, जिसको इसराइल कहता है कि गुंडागर्दी में हमने वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियंस की बस जला दी, कारें जला दी। अब इसराइल में तो मैं गुंडागर्दी मान नहीं सकता, वो पुलिस स्टेट है वो। आप इसराइल की कोई भी फोटो देखेंगे, हर लड़की की कवर में बंदूक लटकी हुई है, चाहे कपड़े जीन्स पहने हुए हो या फौजी कपड़े पहने हुए हो। जो भी जवान बच्चे हैं सारे फौज में हैं उनके। वहां पर गुंडागर्दी कौन करेगा? ऑर्थोडॉक्स जूस, जिनके बाल होते हैं, टोपी होती है, ब्लैक कोट होता है, वो आसपास नहीं घूमते, वो अपने इलाके में रहते हैं। पैलेस्टीनियंस को आपने या तो बंद कर रखा है या डरा रखा है, ईसाइयों को पहले ही आपने डरा दिया। तो गुंडागर्दी कौन करेगा? आप ही के लोग करेंगे, आप ही के सेक्टर्स करेंगे, जिनको आपने पैलेस्टीनियंस की जमीन पर, उनकी छाती पर आपने टोक टोक दिया है। और वो तो मैं और आपकी आंखों तो की चीज है, कोई हमको कोई फोटोग्राफ थोड़ी देखते हैं, हम तो खुद देख के आए वहां पर। ये बिल्कुल। जो आपके हैबिटेशन है, उनमें से लोग आते हैं बंदूकें लेके और अपने पड़ोसी पैलेस्टीनियंस की खेत में आग लगा देते हैं, उसकी कार में आग लगा देते हैं, उसकी दुकान में आग लगा देते हैं। इसको आप गुंडागर्दी मानेंगे या एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे आप? अच्छा जॉन दयाल साहब, आपने एक बात बहुत अहम की कि ईरान ने साइकोलॉजिकल वार में इसराइल को नाकाम कर दिया है, हरा दिया है। अच्छा, 2-3 कमेंट्स मतलब बड़े दिलचस्प हैं। एक इजरायली कमांडर ने कहा इसी इंतजार के दौरान कि कॉफी अभी गर्म है। एक लेबनान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि जवाबी कार्रवाई में ठंडा करके खाना जो है वो सबसे अच्छा है। तो ये जो ठंडा करके खाने में दूसरा दुश्मन ठंडा हुआ जा रहा है, उसका सारा जोश ठंडा हो रहा है। अच्छा, जो आपने तो देखा है जंग के दौरान हवाई जहाज सोर्टी लगाते हैं, उड़ते रहते हैं एहतियात में, और बहुत सी डिप्लॉयमेंट पूरी रहती है, हर चीज, हर सप्लाई उनके लिए, फौजियों के लिए मुकम्मल। तो उस तैयार हालत में भी तो बहरहाल खर्चा भी हो रहा है, और साइकोलॉजिकल वार तो अपनी जगह है ही। तो ये इसे आप और थोड़ा सा अगर आप बताएं, मिलिट्री एक्सपर्टीज के तौर पर मिलिट्री में इसे कैसे देखा जाता है? एक तो सर साइकोलॉजिकल वॉर तो अपनी तरफ है ही, साइको वॉर उसको कहते हैं। दूसरा होता है एट्रिशन। एट्रिशन है कि आप हर रोज 2-2 गोली छोड़ते रहिए, आपका दुश्मन 3-3 गोली छोड़ता रहेगा, उसकी रसद और उसका असला जल्दी खत्म हो जाएगा, लोग जल्दी मर जाएंगे। जो एक तरीके से एट्रिशन यूक्रेन में चल रहा है। अमेरिका रूस से जा रहा है पैसा, वो लोग बम छोड़े जा रहे हैं, खेत में गिर रहे हैं, पानी में गिर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं कि 2 फुट आगे जाते हैं, 3 फुट पीछे जाते हैं। दोनों तरफ से वो एट्रिशन की लड़ाई चल रही है, इमीडिएटली फ्लेयर अप की बात नहीं है। इसराइल की एट्रिशन, क्योंकि अमेरिका भरपूर मदद कर रहा है, इसके 3 दस्ते जाते हैं, इसकी रसद जाती है, फौरन दूसरे दिन उसकी भरपूर हो जाती है। तो इसराइल का एट्रिशन तो असल तो उसका कम, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ एक तरीके से कहा जाए तो। जो भी नुकसान हुआ है उसकी इमीडिएटली भरपाई हो गई है, मगर साइकोलॉजिकल तो ऐसा नहीं है ना। लोगों को, फौजियों को, फौजी आप देखिए, अभी हमने जिक्र किया था कि सारे यूथ बंदूक लिए घूम रहे हैं, मतलब फुली मोबिलाइज्ड है वो। मगर वो हमारे, जब हम दिल्ली में बैठकर ये जिक्र कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की और डिफेंस मिनिस्टर की लड़ाई हो रही है, हम जब जिक्र कर रहे हैं कि जनरल्स कह रहे हैं कि हमास को नष्ट नहीं किया जा सकता, आपको इस आर्गुमेंट में जाना नहीं चाहिए, आपको संधि करनी चाहिए, किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये तो फौजी लोग, ये जो लड़की लड़के 18 साल के, 19 साल के, क्या ये सुन नहीं रहे होंगे?
उनके दिमाग में, उनके दिल में क्या हो रहा कि हमारे जर्नल कैसी बात कर रहे हैं, क्या हमारे को हुक्म देंगे। तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, उसको अमेरिका डॉलर्स में उसकी भरपाई नहीं कर सकता। वही मैं कह रहा था, आज की तारीख में अगर फुल स्केल बमबार्डी नहीं हो रही है, तो इज़राइल का पलड़ा आप मान के चलिए कि हल्का है। जब बमबारी हो जाती है तो उसमें उनको भी जोश आ जाता है, बमबारी भी हो रही है, अमेरिका भी लाया जा रहा है, इधर से उतने बम नहीं है, ईरान मदद कर रहा है, रशिया मदद कर रहा है, चाइना भी मदद कर रहा है। ये तो हमास तो बनाता नहीं है हथियार, तो कोई ना कोई तो दे रहा है, मान के चल रहे के उसके दोस्त उसको दे रहे हैं। मगर क्योंकि रूट बड़ा दूर का है, शिप्स नहीं आ सकती हैं, कहाँ से ला रहे हैं, क्लैंडस्टाइन तरीके से कम भरपाई हो पा रही है। तो ये तो जो बात है, मगर क्योंकि अमेरिका कह रहा है पीस हो, अपने इलेक्शंस के लिए भी कह रहा है, भरपा अब रशिया और ईरान कुछ ज्यादा कुछ ना कर पाए उसको रोकने के लिए भी कह रहा है। इस वास्ते अमेरिका शांति की बात करता है। अमेरिका जब भी शांति की बात करता है तो ये आप मान के चलिए कि वो शांति की बात जब करता है जब ताकतवर होता नहीं, जब वो देखता है कि उसके दोस्त जिनकी वो हम हमदर्दी में लड़ाई में आया है वो कमजोर पड़ रहे हैं, वो निगोशिएट करता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ वीकनेस। ये हमने वियतनाम में देखा है, कोरिया में भी देखा है कि वियतनाम में साइकोलॉजिकल वॉर तो वियतनाम बहुत अरसे से जीत चुका था। जब फिजिकल वॉर आखिर में अमेरिका को भागना पड़ा, हाथ मिलाकर दस्तखत करके बाइज्जत नहीं गए कि दोनों तरफ से सलामी दी जा रही है और आप जा रहे हैं, भागे हेलीकॉप्टर में। तो अमेरिका जब प्रेस कर रहा है कि शांति करो शांति करो शांति करो, तो मान के चलिए उनके दोस्त जनाब जो है वो देख रहे हैं कि दोस्त का पलड़ा हल्का होता जा रहा है। अच्छा, नेतन्याहू के ऑफिस से एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका और दूसरे मुल्क हमास को शर्तें मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। यानी एक अजीब जहनी कैफियत महसूस हो रही है। एक तरफ तो ये भी दोहराते रहना कि हमास को मुकम्मल हम तबाह करेंगे, और अब ये उम्मीद करना कि अमेरिका और यूरोपियन मुल्क जो हैं वो किसी तरह से हमास को नेगोशिएशन टेबल पर लाने में कामयाब हो जाएंगे या शर्तें मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये खुद हार का ऐलान के नजदीक कोई चीज नहीं है। सईद नकवी साहब एक बार कहते रहे हमसे पहले कि देखिए, हार होगी, हार हो चुकी, लेकिन ऐलान नहीं होगा। ये जो ऐलान नहीं होगा वाली बात जो है वो, उसे आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? देखिए 7 अक्टूबर को 1 साल हो जाएगा। और ये अगर मैं आपको कहूं कि 2500 साल की यहूदी हिस्ट्री पे देखेंगे, इतनी लंबी लड़ाई कभी लड़ी नहीं गई। इजराइल ने हिस्टोरिकली अगर मान ले तो उसने ईरानीज के खिलाफ कभी, उसने बाकी लोगों के खिलाफ हमेशा शॉर्ट होता था। ज्यादातर हार यहूदियों की होती थी। और उसके बाद 47 के बाद जब उसके पास मॉडर्न हथियार आए, इजराइलिस की जीत हुई। लड़ाई 6 दिन चलती थी, 7 दिन चलती थी, 14 दिन चलती थी, तो बात समझी जाती थी, क्योंकि वो लड़ाई चल रही थी अरब्स के खिलाफ, एक तरीके से फौजों के खिलाफ। वो लोगों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ते थे। 6 दिन की लड़ाई में उन्होंने पहले दिन सारे इजिप्शियन हवाई जहाज जमीन पे ही खत्म कर दिए, उड़ने ही नहीं दिया उनको। तो वहां पे उनकी शॉर्ट टर्म हो गई। अब यहाँ पर उन्होंने जंग छेड़ी है फौज से भी और लोगों से भी। ये बड़ा फर्क किस्म की जंग हो जाती है। जैसे मैं शुरू से आपको कहता रहा हूँ कि कौन हमास का और कौन नहीं है। अगर आप कहते हैं कि आज सबको खड़ा कर दिया जाए और पुलिस ढूंढे कि कौन हमासी है और कौन सिविलियन है, तो उनके कभी नहीं ढूंढ पाएंगे वो। सब बच्चा कहेगा हम हमास है। तो यहाँ पर उन्होंने जो लोगों के ऊपर जंग छोड़ी है, उसकी वजह से उनके जो 2 मेन औजार थे, एक तो था दूसरे को शॉक पिलाना, घबरा जाए आदमी और भाग पड़े और हलबल मच जाए, और फौज बड़ी भी है तब भी वार करती है। ये कई बार हमने देखा हुआ है, हिटलर के साथ भी, उसके पहले भी, हिंदुस्तान में भी, सोनीपत पानीपत, बड़ी बड़ी फौजें, क्योंकि दूसरी फौज ने जोर का हमला किया, तोप लगाई, तो आपके हाथी क्या करेंगे? आप वैसे गिन तो लेंगे कि हमारे पास 1 लाख हाथी था और 5 लाख घोड़े थे,
मगर जब बंदूक आगे से आई, तोप आई, तो वहां तक 30,000 ने आपको पस्त कर दिया। ये जो शॉक वैल्यू हो जाती है ऐसी लड़ाइयों की, वो इस बार इसराइल के पास नहीं थी। वो लोगों को अटैक कर रहा था, घर घर में अटैक करने की कोशिश करता, घर घर अर्बन वॉरफेयर करने की कोशिश करता। और 1 साल तकरीबन होने को आ गया है, 11 महीने हो जाते हैं। इसमें आप सोचिए कि उसके फौजियों का मनोबल क्या होगा। लोग तो मर ही रहे हैं ना, टेंशन में तो है, छुट्टी तो नहीं मिल रही है ना, घर में नहीं जा पा रहे हैं। तो ओवरऑल जो साइकोलॉजिकल वो है, बहुत इजराइल के ऊपर बहुत प्रेशर है। उसकी हिस्ट्री में उसके लिए सबसे लंबी दलदल में फंस गया वो। अगर अगर आप जैसे कि सईद साहब की बात को आगे लिया जाए कि ना वो और ज्यादा वो बच रहा है कि ज्यादा कैसे ना सीख कर जाऊं मैं, निकलने की कोशिश कर रहा है। और दलदल में से निकलने के लिए बाहर से कोई आपको जब तक खींचेगा नहीं, आप निकल नहीं पाएंगे। ये अच्छा, दलदल इजराइल की आज बात, फंसा हुआ है। जी जी, आपने दलदल की बात की, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए अगर कुछ खास बात अभी नहीं नहीं, इसमें रह। मैं कहना मांग रहा था कि मनोबल, साइकोलॉजिकल प्रेशर, हिंदुस्तान वहां से कितनी दूर है। हम जानते हैं कि हमारी सरकार हथियार दे रही है, मगर लोग यहाँ पर कजाकिस्तान आते हैं। एक जेसुइट यूनिवर्सिटी ने बेंगलोर में जो इजराइल की मोहतरमा है काउंसिल जनरल, उनको चीफ गेस्ट बुलाया अपने स्टूडेंट बॉडी के इनॉग्रेशन में, स्टूडेंट पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में उनको चीफ गेस्ट बनाया। इसके ऊपर जो रातों रात बवाल उठा, मुसलमानों में नहीं, ईसाइयों में, कैथलिक्स में, ये क्या अनर्थ हो रहा है। पोप कह रहे हैं कि वहां पे जिनोसाइड हो रही है। पोप कह रहे हैं कि इनोसेंट बच्चे मारे जा रहे हैं। पोप इजराइल को डांट रहे हैं, उसकी तोहमत उसके ऊपर लगा रहे हैं। और आप उसी सोसाइटी ऑफ जीसस के मेंबर, ईसाई समुदाय के, कैथलिक समाज के, उनके जो ऑफिशियल नुमाइंदे हैं उसको बुला रहे हैं। रातों रात डार्कनेस में एक इनकलाब फैला, एक मुहिम डटी गई, और सुबह होते होते मुहिम जीती गई। यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम, नहीं, इनका जो न्योता था। और अभी एक इजरायली कॉन्सुलेट को उन्होंने अब इनवाइट वो नहीं कर रहे। ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जॉन दयाल साहब चूंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी में एक लीडरशिप रोल में भी हैं और रहे हैं, एक्टिव हैं काफी, और वो एक बहरहाल कामयाबी मिली कि इजराइल के चीफ गेस्ट को वहां आने से एक तरह से रोक दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। लेकिन एक सवाल अक्सर रहता है जॉन दयाल साहब, थोड़ा सा बात दूसरी तरफ मुड़ रही है, लेकिन जब हम जायनिज्म का जिक्र करते हैं, वो जायनिज्म एक ऐसा नजरिया है, अपने आप को बेस्ट समझना और दूसरे अपने से सब नीचे हैं, किसी का कत्ल कर दें तो भी हम पे कोई गुनाह नहीं। वही ये जायनिज्म की बीमारी न सिर्फ यहूदियों में बल्कि कुछ ईसाइयों में और कुछ मुसलमानों में भी है। तो ये जो जायनिज्म है, जो अपने आप को बेस्ट समझने की है, तो आपकी क्या राय है इसमें? क्योंकि क्रिश्चियन जायनिज्म के बारे में भी बात होती है कभी कभी। क्रिश्चियन जायनिज्म के ऊपर तो किताबें लिखी गई हैं, जी 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 जी, क्योंकि जायनिज्म का असली जो चेहरा है और असली जो नुकसान पहुंचाता है जिसको, वो अपनी कम्युनिटी को दिखाता है। अगर जायनिज्म नहीं होता इसराइल में, अगर जायनिस्ट ने इंग्लिस्तान के खिलाफ जंग नहीं लड़ी होती, फिलिस्तीनियों के खिलाफ नहीं कत्ल हुआ होता, यूनाइटेड लीग की फौज के खिलाफ नहीं एक्शन लिया होता, तो जायनिज्म एक अच्छी आइडियोलॉजी मानी जाती। आज जायनिज्म, आप पॉलिटिकल वजह से इसराइल को मदद देते हैं, मगर जायनिज्म को आप नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी चीज है। मैंने कभी पढ़ा नहीं किसी में कि किसी यूनिवर्सिटी में कहा गया हो किसी प्रोफेसर ने कि जायनिज्म बहुत अच्छी चीज है। जैसे नाजिज्म कोई अच्छी चीज नहीं है। नाजिज भी ईसाई थे, वो भी कोई अच्छी चीज नहीं थे। अंत में उसका पस्त होना पड़ा, खत्म होना पड़ा। आज अपने आप को अगर आप नाजी कहेंगे यूरोप में तो जेल जाएंगे आप। तो ना कोई जमाना दोबारा आएगा, अगर आप आपको जायनिस्ट कहेंगे तो आप जेल जाएंगे। क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा। और हिंदुस्तान में क्योंकि यहाँ दूसरा धर्म है, जहाँ बुद्धिस्ट धर्म भी होते हैं, वहां पे जायनिज्म एक दूसरी शेप ले जाता है, जी जी जी, रिलीजियस नेशनलिज्म ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कह रहे हैं कि आपको अल्लाह मियां ने खुदा बाप ने बनाया, तो हमको किसने बनाया?
बिल्कुल, हम आप ही बिल्कुल। की तरह लगते हैं, वही नाक है, वही आँखें हैं, रंग, हाइट, वज़न फ़र्क हो सकता है। और हम भी आप अल्लाह मियाँ के बच्चे हैं, आप भी हैं। आप ये कैसे कहेंगे कि हम ही हम हैं, आप नहीं हैं? जी, जी, बिल्कुल मैं समझता हूँ आप जो इशारा दे रहे हैं वो मनुस्मृति और एपार्थाइड ये 2 चीज़ें अलग-अलग तरीके से कही जाती हैं नहीं, मैं और इसको कहने में तकरीबन डर नहीं रहा था, मैं इसको कहने हाँ, में डर नहीं रहा था, मगर बिल्कुल। चूँकि ये प्रोग्राम टारगेटेड प्रोग्राम है, जी, जी, अगर बिल्कुल। हिंदुस्तान की बाकी रियाया के लिए होता, तो मैं खुल के कहता जी, कि जी, बिल्कुल, आज आप अगर इज़राइल की मदद कर रहे हैं, तो मान के चलना है कि आरएसएस ज़ायनिज़्म की मदद कर रहा है। बिल्कुल, ये सही है। सरकार दूसरी स्टेज पर आती है, क्योंकि सरकार भी हिम्मत ला रही है कि हमारे लोग हमारी तारीफ़ कर रहे हैं। जी, 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 बिल्कुल। ये बड़ी अजीब सूरत-ए-हाल है कि अवाम अच्छा बहुत से दुनिया के बहुत से मुल्कों में ये हो रहा है, खुद यूरोप और अमेरिका में सरकारें अलग पेज पर हैं, पब्लिक अलग पेज पर है, आने वाला वक़्त क्या होगा, कैसे होगा, डेमोक्रेसीज़ को छीना जा रहा है, यानी डेमोक्रेसीज़ भी तबाह की जा रही हैं अलग-अलग तरीकों से, जो कैपिटलिज़्म है वो अपने तरीके से, मीडिया उनके हाथ में और किस-किस तरीके से हमारा आज इस वक़्त ये बहस का मुद्दा नहीं है। अब आखिर में आप ये बताइए कि अभी एक आज ही के अखबारों में खबर है कि नेतन्याहू की और मोदी जी की बातचीत हुई है। क्या-क्या कुछ हुआ होगा? हिंदुस्तान के अखबार में है कि मोदी जी ने बात की है, फ़ोन हुँ, किया नरेंद्र को कि हुँ, शांति लाई जाए। कि मोदी जी ने कई बारी कहना माँगते हैं वो और कह भी देते हैं और झूठ ही कह देते हैं कि हमने शांति ला दी। हुँ, 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 हिंदुस्तान के हिंदी के अखबारों में तो ये आता है कि मोदी जी से बात हुई, लोगों से यूक्रेन में शांति ले गए और गाज़ा में शांति ले आए। बात फ़ोन किया होगा, डिप्लोमेट से कि फ़ोन मिलाते, बात की होगी और आज की तारीख में मान के चलना पड़ेगा कि ये कहा होगा कि आप किसी तरीके से नेगोशिएटिंग टेबल पे आइए और बात कीजिए। मेरा ख़्याल है कि हिंदुस्तान इस मुहिम पर नहीं है। उसकी आज इंटरनेशनल इतनी ताकत नहीं है कि इज़राइल को फ़ोर्स कर पाए कि आप फ़ौरन लाइए। हुँ, हुँ। तो उसके और लिए दिलचस्प बात ये है कि जो बातें व्हाइट हाउस से कही गई हैं, वही मोदी जी से भी कहलवाई गई हैं। यानी बिल्कुल, अब जो है वो अमन होना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव बातचीत है वहाँ से कहा गया और तकरीबन इसी बातों को घुमा-फिरा करके बिल्कुल। यहाँ से भी कहा गया। हमने आपने तो देखा आपने हमसे बहुत ज़्यादा देखा है, हमारा जो विदेश मंत्रालय है, फॉरेन मिनिस्ट्री, वो अक्सर उन कैपिटल्स की तरफ देखती है कि उनकी क्या राय है, तब अपनी राय बनाते हैं। तो ये असर तो हम बहुत बार देखते रहे हैं अपने विदेश मंत्रालय में। बहुत-बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आप हमें वक़्त दे देते हैं। मैं अपने दर्शकों से बता दूँ कि ये सारे तजुर्बात की रोशनी में जो चीज़ें सामने आती हैं, वो बहुत कुछ समझाती हैं, बताती हैं। हिस्ट्री की बहुत सी चीज़ें ऐसी सामने आ जाती हैं, जो हमने वो पहलू उस तरह से नहीं देखे और ज़ायनिज़्म के बारे में जो बात बताई, नाज़िज़्म के बारे में बात बताई, फिर किसी वक़्त आपसे इस इश्यू पर भी बात करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब जॉन दयाल साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें। जो है वो देख रहे हैं कि दोस्त का पलड़ा हल्का होता जा रहा है।